जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रोजगार विद हिमांशु चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है ब्लड यानी कि रक्त। तो चलिए हम पार्ट बाय पार्ट करके बायोलॉजी के एक पार्ट बाय पार्ट करके रक्त को अच्छा से पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि एक 12 चैप्टर है, इसलिए हम इसके 2 से 3 पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे। तो चलिए इस देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिखा है क्या है, ब्लड। देखिए ब्लड होता क्या है समझिए। देखिए ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी कहा जाता है। अब समझते हैं ये। देखिए दूसरा बात है ब्लड प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड क्या है, प्राकृतिक कोलाइड है। अब समझते हैं ये कोलाइड क्या होता है। देखिए कोलाइड उसे कहते हैं जिसे हम कुछ चीज़ को छानते हैं। जैसे मान लेते हैं दूध को छाने तो क्या होगा, उसके कुछ अंश छाली मतलब छन्ने पे रह जाता है। उसी तरह ब्लड होता है। जब हम ब्लड को छानते हैं ना, तब ब्लड होता है गढ़ा रंग का। जब ब्लड को छाना जाता है तो उसके कुछ अंश क्या होता है, छन्ने पे रह जाता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ब्लड एक क्या है, प्राकृतिक कोलाइड है। देखिए ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। अब समझते हैं ब्लड को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं। देखिए ब्लड को तरल इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। अब समझते हैं तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं। देखिए तरल संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड अपने बहाव के दौरान शरीर के प्रत्येक अंगों को आपस में क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो समझ में आया ब्लड को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं। अब समझते हैं ब्लड का निर्माण होता कैसे है। देखिए ब्लड का जो निर्माण होता है ना, ब्लड का निर्माण 2 तरह से होता है। देखिए जब हमारे जैसे वयस्कों में जब ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो हड्डी में उपस्थित होता है क्या, अस्थि मज्जा। तो पूछेगा आपसे कि वयस्कों में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। देखिए अब समझते हैं ये अस्थि मज्जा क्या है। देखिए अस्थि मज्जा वो होता है जैसे हम मुर्गा उर्गा का टंगरी खाते हैं ना, तो उसके साइड वाला जो है ना कुरकुरा देते हैं, तो उसी को कहते हैं अस्थि मज्जा। क्योंकि ये हड्डियों के कोने पर होता है और जाली जैसा संरचना। कैसे होते हैं, जाली जैसा संरचना, उसी को क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। तो वहीं से ब्लड का निर्माण होता है। अब समझते हैं जो बच्चे माँ के पेट के अंदर होते हैं उसमें तो हड्डियाँ नहीं होती है। उसमें अगर हड्डियाँ होती भी है तो एकदम नरम होती, इधर से उधर घूम जाती है। तो क्या उसमें ब्लड का निर्माण नहीं होता है, तो होता है। तो चलिए समझते उसमें कहाँ से। देखिए माँ के जो पेट में बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो 3 माह के बच्चे या 9 माह के बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण। तो देखिए जब भी आपसे पूछेगा भ्रूण में ब्लड का निर्माण किस तरह से होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, भ्रूण में जो ब्लड बनता है वो लीवर में बनता है। कहाँ बनता है, लीवर के मीसोडर्म में। कहाँ से होता है, लीवर बोले तो यकृत के मीसोडर्म में भ्रूण में ब्लड का निर्माण होता है। अब पूछेगा आपसे बताइए ये ब्लड जामा स्टोर, ब्लड जामा कहाँ पे होता है, स्टोर कहाँ पे होता है। तो ब्लड जामा जो होता है प्लीहा में होता है। क्या होता है, प्लीहा, यानी कि जिसे तिल्ली बोलते हैं। ये क्या होता है, उदर गुहा के जस्ट पास में होता है। उदर गुहा के जस्ट ऊपर पेट, उसके जस्ट पिछला भाग में होता है कौन, तिल्ली, प्लीहा, प्लीहा स्प्लीन, ठीक है। अब समझते हैं क्या ब्लड की मृत्यु होती है। आपसे पूछेगा ब्लड की मृत्यु होती है, तो जी हाँ ब्लड की मृत्यु भी होती है। तो जब ब्लड मर जाता है तो कहाँ जाके मरता है, तो देखिए ब्लड जब मरता है वो प्लीहा यानी कि स्प्लीन, तिल्ली में जाके मरता है। कहाँ जाता है, जमा होता है तिल्ली में। और तिल्ली को यानी स्प्लीन को ही क्या बोलते हैं, कब्र स्थान के नाम से। तो पूछेगा ब्लड का कब्र स्थान कौन है, तो क्या आंसर होगा, प्लीहा। ब्लड का कब्र स्थान कौन है, तो प्लीहा। अब पूछेगा आपसे कि ब्लड का इसे देखिए इस प्लीहा को एक अन्य नाम से भी जानता है। क्या कहता है, रक्त का बैंक। जैसे हम लोग पैसा हो जाता है तो हम लोग बैंक में जमा करते हैं ना, तो इसी तरह से जब ब्लड ज़्यादा होता है तो ब्लड कहाँ जमा होता है, तो इस प्लीहा यानी कि तिल्ली में ही जमा होता है। सब कहता है कि हार्ट में दे ससुरा, हार्ट में जब ब्लड जमा होगा तो जानेगा कि वो सही से धड़क में नहीं करेगा, नहीं धड़केगा तो आप समझ रहे आप धड़क जाइएगा। तो देखिए जो ब्लड जमा होता है तो कहाँ होता है, तिल्ली में ही होता है। अब ब्लड मरता भी है तो कहाँ, तिल्ली में ही यानी प्लीहा में ही,
ठीक है। अब ब्लड को कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं, अब ब्लड बैंक के नाम से किसको जानता है, तो प्लीहा को ही जानते हैं। ठीक है, तो ब्लड बैंक पूछे किसे जानते हैं, तो प्लीहा को ही जानते हैं। अब बोलेगा सामान्य मनुष्य में, देखिए सामान्य मनुष्य में जो ब्लड होते हैं कितना होते हैं, तो लगभग 5.5 लीटर होते हैं। कितना होते हैं, लगभग 5.5 लीटर, जबकि पुरुषों में होता है 5.5 लीटर और महिलाओं में कितनी होती है, तो आधा लीटर कम होती है। कितना, तो 5 लीटर। कभी भी महिलाओं में क्या होगी, पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम होगी। अब बताइए ये महिलाओं में आधा लीटर कम ब्लड क्यों होती है। तो हमने एक बार एक आदमी से पूछे थे कि सर बताइए आप महिलाओं में ब्लड आधा लीटर कम क्यों होती है, तो उसने एक रीज़न बताए थे कि महिलाओं में ब्लड आधा लीटर कम इसलिए होते हैं ताकि वो अपने पतियों का खून चूस सके, समझे। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है, लेकिन वो आदमी ने हमें बताया तो हम आपको बता दिए। ठीक है, अब समझते हैं कोलेस्ट्रॉल। देखिए अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, देखिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना हल्का चिपचिपा होता है। कैसा होता है, चिपचिपा होता है, वैसा तेल की जैसा तेलीय होता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। जब भी हम ब्लड को नापते हैं ना तो उसमें डेसीलीटर में नापते हैं। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल जो होता है 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। इससे अधिक अगर हो जाएगा तो हार्ट अटैक होने की शंका होगी। आप समझते, देखिए कोलेस्ट्रॉल किस तरह से, देखिए कोलेस्ट्रॉल तो होता है चिपचिपा, तो जब ब्लड के साथ अगर घुल जाएगा तो ब्लड अच्छे से फॉलो नहीं करता। आप जानते हैं कि ब्लड की स्पीड कितना होता है, 120, और जाने का स्पीड 120 और आने का स्पीड 80 होता है। तो जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा तो क्या होगा, वो ब्लड को जाने नहीं देगा क्योंकि चिपचिपा होता है। जाके ये क्या होगा, हार्ट पे जम जाएगा तो हार्ट धड़कन सही से काम नहीं करेगा। जब सही से काम नहीं करेगा तो हार्ट अटैक होने की शंका होती है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना हमारे शरीर में लगभग इतना से कमी होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो देखिए हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है, समझे। हीमोग्लोबिन आपसे पूछ देता है कभी कभी कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन कितना होता है, पुरुषों में। देखिए जब आपसे पूछेगा पुरुषों में हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो 14 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर, या सीधा आप 14 ग्राम भी कहीं कहीं दिया रहता है तो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर बोलेंगे। अगर यही महिलाओं में पूछेगी आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा तो कितनी होती है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, प्रति डेसीलीटर। तो महिलाओं में कितनी होती है, 13 से 14, और पुरुषों में होती है 14 से 16 ग्राम। तो इसमें महिलाओं से भी अधिक होती है पुरुषों में, इसलिए देखिएगा जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा आपसे पूछेगा हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो देखिए हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन धातु। आयरन धातु होती है आयरन यानी कि लोहा। तो जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होगा उसमें लोहा ज़्यादा होगा, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगा उसमें लोहा कम होगा। तो इसलिए देखते हैं आप लोग कि जब भी महिलाओं को एक थापड़ मारिए और पुरुषों को एक थापड़ मारिए, देखिए महिलाओं को ज़्यादा चोट लगेगा क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा कम है। आयरन की मात्रा कम है तो उसको निश्चित है कि ज़्यादा चोट लगेगा, जबकि पुरुषों में आयरन की मात्रा ज़्यादा होता है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो आयरन भी ना ज़्यादा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर ही ना आयरन होता है। तो इस कारण से पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा चोट लगती है। तो समझ में आया कि जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होगा तो उसे कम चोट लगेगा, जिसमें कम होगा उसे ज़्यादा चोट लगेगा। आप समझते हैं। देखिए अब होता है एक एनीमिया रोग। आपसे पूछेगा कि खून की कमी से कौन सी रोग होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, एनीमिया रोग। या देखिए खून बोलेगा, या बोलेगा आपको हीमोग्लोबिन की कमी से कौन होता है, या आपको बोलेगा आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यही तीनों एनीमिया रोग। क्योंकि देखिए ना ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन। तो तीनों मान लो ब्लड कम रहा है तो हीमोग्लोबिन भी कम रहा है, हीमोग्लोबिन भी कम रहा है और आयरन भी कम रहा है। तो तीनों की कमी से होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि क्या है। अगर आयरन दिया है तो आयरन मारेंगे, हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन, और रक्त है तो रक्त। समझे कि एनीमिया रोग किसके कारण होता है। अब पूछते हैं कि देखिए जब हीमोग्लोबिन अकेला है तो हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, तो उसका नाम पड़ जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या पड़ जाता है,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं हम? शुद्ध रक्त। तो ये नहीं समझिएगा कि सर जी बोल दिए कि सर जी शुद्ध रक्त क्या होता है, तो आप नहीं समझिएगा कि शुद्ध रक्त उसे कहते हैं जिसमें पानी की मात्रा ना हो, ये चट्टा। शुद्ध रक्त उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिला हो। किसे बोलेंगे शुद्ध रक्त? जिसमें ऑक्सीजन मिला हो। अब समझते अशुद्ध रक्त किसे बोलेंगे? तो देखिए सर, एक शुद्ध है तो एक अशुद्ध होगा ही होगा। देखिए अशुद्ध रक्त उसे कहते हैं जब हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो उसे कहते हैं अशुद्ध रक्त। आई जब हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो उसे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसी को बोलते हैं अशुद्ध रक्त। अब समझते हैं वजन। देखिए जो ब्लड हमारे शरीर में होता है ना, अपने आप के कुल वजन का लगभग 7% होता है। तो आप समझ लें किसी भी आदमी के अगर ब्लड निकालना है कि आपके शरीर में कितना है तो उसका वजन पता कीजिए और उसका लगभग 7% जब निकालिएगा, लगभग में होता है, ये पूरा फिक्स नहीं होता कि हाँ 7% ही ब्लड है। लगभग माना गया है कि जब जितना वजन है उसका 7% निकाल दीजिए तब ब्लड हो जाएगा कितना? 7%। जैसे हम निकाल के बता दें, जैसे मान लो किसी का वजन 50 kg, क्या है 50 kg, तो 50 kg का उसका 7% निकालिएगा तो लगभग कितना होगा? तब दूना यानी 3.5 लीटर, लगभग कितना? 3.5 लीटर ब्लड उसमें। जो आदमी 50 kg का है तो उसमें ब्लड की मात्रा कितनी होगी? तो लगभग 3.5 लीटर होगी। तो समझ में आया किस तरह से ब्लड का हम निकालते हैं। तो चलिए अब समझाते हैं ब्लड के कार्य के बारे में। आइए अब समझते हैं क्या ब्लड के कार्य। देखिए ब्लड के कार्य क्या होता है। देखिए ब्लड का जो कार्य होता है, देखिए ब्लड के कार्य क्या होता है, ये क्या करता है? पोषक पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। अब समझते से ये पोषक पदार्थ क्या होता है। देखिए जो चीज़ हम लोग खाते हैं तो ये पोषण हुआ, लेकिन पोषक पदार्थ क्या हुआ? जैसे में कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये सब क्या? प्रोटीन, ये सब क्या है? पोषक पदार्थ है। देखिए पोषक पदार्थ जैसे मान लेते हैं हमारे हाथों की क्या चाहिए, यहाँ पे विटामिन की कमी है, क्या करें? विटामिन की कमी है। तो बताइए क्या हम विटामिन यहाँ लेके भोग देंगे चाकू से और यहाँ विटामिन दे देंगे क्या? तो नहीं सर जी। देखिए विटामिन हमारे मुंह में, हम मुंह से खाते हैं, पेट में जाता है और पेट में क्या करता है? ब्लड ये अपने साथ इसको घोल लेता है और घोल के जिस अंग को जिस चीज़ की जरूरत होता है वहाँ तक ये क्या करता है? ब्लड के द्वारा ही जाता है। तो समझे ये क्या करता है? पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। देखिए अब शास्त्र में गैसों का भी आदान प्रदान करता है। समझते हैं गैस का आदान प्रदान किस तरह से करता है। देखिए जब हम श्वसन चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो उसमें और क्लियर करेंगे। जब हम सांस लेते हैं कौन सी गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो नाक के माध्यम से लेते हैं, ये कहाँ जाता है? फेफड़ा में। फेफड़ा में रुक जाता है। अब फेफड़ा में उपस्थित होता है ब्लड। ब्लड क्या करता है? उसे ऑक्सीजन गैस को लेकर प्रत्येक कोशिका तक पहुँचा देता है। क्या करता है? प्रत्येक कोशिका तक पहुँचा देता है। अब पहुँचाने के बाद वहाँ से कार्बन इसको छोड़ के उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को लाद के और फिर आके फेफड़ा में छोड़ता है। फेफड़ा फिर नाक के माध्यम से बाहर निकाल देता था। इसी तरह ये क्या करता है? गैसों का भी आदान प्रदान करता है। तो देखिए गैसों में भी कौन से गैस? तो मुख्य 2 गैस कौन कौन? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। केवल ये 2 गैस नहीं, इसके अलावा भी करता है, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर यही 2 गैस को आदान प्रदान करता है। अब कहते हैं इसका जब श्वसन की क्रिया होगी तो ये क्या करता है? तापमान का भी नियंत्रण रखता है। ये क्या? शरीर के जो तापमान होता है इसे नियंत्रित कौन रखता है? तो यही ब्लड। देखिए अब बताइए जब इंसान मर जाता है तो उसका देखते हैं शरीर क्या होता है? ठंडा पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसमें ब्लड दौड़ता नहीं है। जब तापमान गर्मी कैसे होगा? जैसे मान लेते ये अब हाथ ऐसे रुक गया, जब ये हाथ पे घर्षण होगा तभी तो ये हाथ दोनों के बीच का सतह गर्म होगा। इसी तरह ब्लड जब इंसान मर जाएगा तो ब्लड उसमें चलेगा ही नहीं, और जब ब्लड नहीं चलेगा तो शरीर तो ठंडा पड़ना ही है। समझ में आया? शरीर के ठंडा। तो ये क्या करता है? ताप को भी नियंत्रित रखता है। और साथ में अब चौथा पॉइंट है ये उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। आप समझते सर जी उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो जब हम उत्सर्जन चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो उस समय क्लियर करेंगे। सिर्फ यहाँ हम बता रहे कि ब्लड का कार्य निम्न कार्य होता क्या है ये सब। देखिए उत्सर्जी पदार्थ वो होते हैं जो ऐसे अपशिष्ट जो शरीर में अपापचयी क्रिया जो बनाना जो खराब पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ समझिए खराब पदार्थ, जो खराब पदार्थ है जैसे शरीर से पसीना क्या है? एक खराब उत्सर्जी पदार्थ है। बलगम किसे कहते हैं? जैसे बूढ़ा बाबा देखे ना है, कभी जब बूढ़ा बाबा 50 साल के हो जाते हैं तो देखिए ना खांसिएगा तो हाँ हाँ करके खांसते कुछ निकलता है। क्या निकलता है? उसी को क्या कहते हैं? बलगम।
क्या कहते हैं, बलगम, मूत्र, ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसका भी परिवहन करता है। आप सर जी बोलिएगा कि सर जी बलगम तो मुंह से निकलता है, रे चुट्टा फेफड़ा से निकलता है। तो देखिए यहाँ तक काम कौन करता है, ब्लड ही करता है। उसके बाद ये फेफड़े के माध्यम या नाक के माध्यम से बाहर आता है, समझे। तो ये उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है, तापमान को भी नियंत्रित रखता है शरीर के, और साथ में गैसों का आदान प्रदान भी करता है, और पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम पार्ट बाय पार्ट करके समझेंगे। आज तक यहीं तक। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।